हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एंड दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ax माइनस b। क्लियर? ओके, अभी देखिए x इज टेंडिंग टू क्या है? इंफिनिटी। ये क्या है? इंफिनिटी। ये है माइनस इंफिनिटी। तो इन दिस केस वी नो वेरी वेल कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बताइए, बाइनोमियल से करते हैं या नहीं? पढ़ा है हमने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिल्कुल बाइनोमियल से करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो, वी लव इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट कॉमन एंड टेक इट आउटसाइड ऑफ दिस स्क्वायर रूट साइन, राइट? सही बात है भाई। हाईएस्ट डिग्री जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, जिस वजह से ये इसके नीचे आ जाए, बिकॉज वी लव इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन लूंगा, जैसे ही एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया तो बाहर कौन आया? मॉड एक्स। आदत डालें मॉड एक्स लिखने की। वो बात अलग है कि यहां पर मॉड एक्स का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। दैट मीन्स एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट? तो इसलिए मॉड का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन लिखना चाहिए, अदरवाइज गलतियां होती हैं फिर। या मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 1/2 ऐसे लिख रहा हूं। मॉड एक्स को मैंने बाहर ले लिया, माइनस ए एक्स माइनस बी। अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने जा रहा हूं। मॉड एक्स को अब मैंने एक्स ही लिख दिया, ये एक्स से एक एक्स कटेगा, यू कैन सी, एंड 4/2x क्या आएगा? 4/2x। अब मुझे बताओ, क्या और भी एक्सपेंड करने की जरूरत है क्या? नहीं, और करोगे तो सब जीरो हो जाएंगे, यू कैन सी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे 1 डिग्री ही है ओनली, माइनस ए एक्स माइनस बी। चलिए, तो देखो अब देखते हैं क्या आता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये 2 कहां से आया भाई? ये 1/2 वाला 2 है, ये आगे आ जाता है ना, 1 प्लस एन एक्स वाला। माइनस हो तो 1 माइनस एन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स से एक्स कटेगा और कौन बचेगा? 4/2 ओनली। सही है या नहीं? देन ए एक्स एंड माइनस बी। तो देखो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये कितना है? -2, और ये कितना? -b। अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो अब इस कोफिशिएंट को 0 बनना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है कि तुम कहो कि नहीं अभी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, या कुछ एक बार और बाइनोमियल, या x को कॉमन ले लो ना, वी लव इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर। वो तब होता है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। अभी कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। अगर आप x को इंफिनिटी डालोगे तो ये है इंफिनिटी माइनस समथिंग इज इंफिनिटी। तो टेंडिंग टू क्या है? ये इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड। आंसर क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा करेंगे तो। लेकिन मैं कह रहा हूं लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 0। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स a इक्वल टू 1। a इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। सही है। अगर इफ, और नाउ मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ a इक्वल टू 1 देन वैल्यू of limit will be what? Then the value of limit will be ये minus of 2 plus b। क्या आएगा? minus of 2 plus b। तो अब b भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है? b कुछ भी हो सकता है। या तो वो क्वेश्चन में ऐसा दे दें कि भाई इसकी वैल्यू 0 है। क्या इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो मैं एकदम से बोल दूंगा कि भाई a तो 1 होना चाहिए और ये होना चाहिए 0, और ये अगर 0 होगा तो b कितना होगा? -2 होगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया था, तो मैंने कहा यही आंसर आएगा। अब b क्या है? b आपकी मर्जी है, जो आप रख लें उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो b बिलोंग्स टू r, ठीक है? b में कुछ भी रख लो आप, आंसर आएगा। लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। सही है या नहीं?
और कुछ ना कुछ वैल्यू भी देगी। तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए अगर कंडीशन पूछी जाए तो मैं बोलूंगा b इक्वल टू a इक्वल टू 1 एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग एक्सप्रेशन, जो ये टॉपिक था ये आई थिंक समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये जो डिग्री वाला केस चलता है ना, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इग्नोरेंस ऑफ टर्म्स। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ टर्म्स। भाई होता क्या है, कोई दो टर्म्स मेरे पास हैं, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, एक टर्म को इग्नोर कर सकता हूं और एक टर्म को एज इट इज रहने दे सकता हूं। क्लियर? तो ऐसे में क्या करेंगे, किस बेसिस पे हम ऐसे इग्नोर करेंगे, तो वो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं। इसमें क्या है कि बाय ऑब्जर्विंग द रेट चेंज ऑफ टर्म्स, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द रेट चेंज ऑफ टर्म्स, मतलब दो टर्म दी गई है। क्लियर? अब जो ये दो टर्म्स हैं, इसमें से ये वाली जो टर्म है, इसका तो रेट चेंज काफी ज्यादा है, जो भी लिमिट दी जाएगी उस पर। क्लियर? इसका तो रेट चेंज काफी ज्यादा है, जो भी लिमिट दी जाएगी उस पर, इसका कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो शार्प चेंज हो रहा है उसको रखते हैं, और जो कम है, जिसे कम की मतलब जो इसके रेस्पेक्ट में कम है, उसे इग्नोर किया जा सकता है। देखते हैं कि कौन सी डोमिनेटिंग टर्म है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम वही चीजें देखने जा रहे हैं, जल्दी से ये लिख लें आप लोग। ओके, सो ओके, तो यहां पर थे हम। ठीक है, एक बार चलो पढ़ के देख लेते हैं क्या है कि बाय ऑब्जर्विंग द रेट चेंज ऑफ टर्म्स, ठीक है, जो दो टर्म्स हैं या तीन हैं चार हैं जो भी हैं, बाय ऑब्जर्विंग द रेट चेंज ऑफ टर्म्स, whoever is changing sharply with respect to other will be taken and another one will be ignored, right? तो भाई जो भी ज्यादा तेजी से शार्प हो रहा है, शार्पली चेंज हो रहा है, जो भी काफी तेजी से चेंज हो रहा है, उसको हम ले लेंगे और दूसरों को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? इस चीज के बारे में मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं, ये कैसे टर्म्स को इग्नोर किया जाता है और कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया जाता है। ओके, तो जैसे अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए। किसके लिए बात हो रही है, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए अगर मैं बात करूं, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से किसको मैं इग्नोर कर सकता हूं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन ज्यादा होगा व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी? तो व्हाट डू यू थिंक कि इनमें से कौन ज्यादा होगा, एक्स क्यूब होगा या नहीं? सही बात है, कौन होगा, एक्स क्यूब। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अगर ग्राफिकली भी हम देखें तो एक्स क्यूब कैसे जाएगा भाई, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर ऐसे। ठीक है, चलो और अच्छे से दिखा देता हूं, वेट, ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा हूं ना अभी फिलहाल। वेट 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 वेट, ठीक है, और ये जा रहा है ऐसे और ये ऐसे। ये कौन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस साइड में मैंने नहीं बनाया है, मैं सिर्फ इधर ऑब्जर्व कर रहा हूं। और अब देखो इसमें एक्स क्यूब काफी ऊपर जा रहा है, एक्स स्क्वायर नीचे से जा रहा है। ठीक है, और व्हेन x इज टेंडिंग टू सी, व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एक्स क्यूब बहुत बड़ा नंबर आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे ही जाएगा इधर, और एक्स क्यूब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो टेंडिंग टू इंफिनिटी में इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इन दिस केस मैं एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर सकता हूं, और मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब। बात समझ आई? तो ऐसे टर्म्स को इग्नोर किया जा सकता है जो ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल
एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसमें मैं क्या करूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, बहुत तेज चेंज होता है उनमें, ठीक है, तो वो दूसरों को इग्नोर करते हैं, दूसरों को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो मतलब e की पावर x ही जो है वो इस एक्सप्रेशन में डोमिनेटिंग टर्म है, क्लियर। e की पावर x डोमिनेट करेगी सबको, ओके, सबसे ज्यादा रेट चेंज जो है वो किसका है, e की पावर x का। तो इन दिस केस अब कौन इग्नोर किया जाएगा, एक्स क्यूब। इन दिस केस अब कौन इग्नोर किया जाएगा, एक्स क्यूब। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दो टर्म ऐसे लिखी हुई है और मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के बीच में कहीं न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब को इग्नोर कर सकते हो और ई की पावर एक्स को एज इट इज रखे रहने देना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ओके। तो नाउ अच्छा, ये हमेशा इन्फिनिटी पे ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर x टेंडिंग टू 0 पे हो रहा है, वैसे ये मैक्सिमम यूज इसका इन्फिनिटी पे ही होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 में इस, अब बताओ इस अभी तो x क्यूब लिया था, क्या अब भी x क्यूब लूंगा, नहीं, अब कौन लेना है, x स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो ऊपर कौन है, 0 से 1 में ऊपर कौन है, ऑब्वियसली वैसे तो एक्स क्यूब ऊपर रहता है जब 1 से आगे की बात होती है, लेकिन 0 से 1 में बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर होता है। कौन ऊपर होता है, एक्स स्क्वायर। तो मतलब रेट चेंज किसका ज्यादा है, एक्स स्क्वायर का। तो डोमिनेटिंग टर्म कौन बनेगी, एक्स स्क्वायर। तो इन केस ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर, ओके। ओके, नाउ व्हाट टू डू, ओके सी, अगर इसमें एक्सटेंडिंग टू 0 पे बात हो, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, तो ऑब्वियसली इस बार तो ई की पावर एक्स ही अब भी ऊपर है, ई की पावर एक्स ही है ऊपर, एक्स क्यूब और ई की पावर एक्स दोनों का ग्राफ यहां पे दिखा देता हूं। एक्स क्यूब तो ये ऐसे जाता है और ई की पावर एक्स ये, तो अगर x टेंडिंग टू 0 पे भी बात करेंगे ना आप, तो रेट चेंज e की पावर x का ही ज्यादा है, ठीक है। तो इन दिस केस ऑल्सो e की पावर x ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लो कि जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये, और टेंडिंग टू 0 होगा तो उसका अपोजिट, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये और टेंडिंग टू 0 होगा तो उसका अपोजिट, ऐसा नहीं है। इन दिस केस दोनों सेम है, ठीक है। तो वैसे इस कॉन्सेप्ट की हेल्प आप तब ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो और लिख देता हूं थोड़े से, जैसे ln x प्लस ई की पावर x, भाई ln x और e की पावर x की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली e की पावर x इधर है, ln x उसके नीचे है। y इक्वल टू एक्स लाइन पे अगर बात करूं तो e की पावर x तो ऊपर से जाता है और ln x नीचे से जाता है, सही बात है। तो e की पावर x और ln x में कौन डोमिनेटिंग टर्म है, e की पावर x, सही है। तो इसको इग्नोर करें और इसको ले लें, याद रखें ln x तो सबसे ही नीचे है। जैसे मैं कहूं ln x प्लस एक्स क्यूब व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हो रही है बात ये, ठीक है। तो अपने आप देखो ना यार, ln x और एक्स क्यूब में मैं चलो दिखा देता हूं यहां छोटा सा ग्राफ बना के, ये एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे जाएगा और ln x तो ऐसे नीचे जाता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो ln x बहुत छोटा होगा और एक्स क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो किसको लेंगे, एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब डोमिनेट करेगा। x टेंडिंग टू 0 पे भी सेम ln x प्लस एक्स क्यूब
भाई 0 पे देखना, ये तो इतना नीचे है, ये तो काफी ऊपर है इससे, तो इसमें भी एक्स क्यूब ही आएगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखना 3 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, व्हाट डू यू थिंक इसमें कौन, बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस राइट, तो बहुत तेजी से चेंज होते हैं। अब कौन ज्यादा होगा कौन नहीं वो डिपेंड करता है इस पर, ये जो नीचे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पर। e है, e कितना होता है 2.71 और ये है 3 टू द पावर x, तो ऑब्वियसली 3 टू द पावर x बहुत ज्यादा तेज जाएगा विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x, तो यू कैन इग्नोर इट बाय टेकिंग 3x राइट। तो 3x को ले लो, e की पावर x को इग्नोर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 2 की पावर x, e की पावर x, तो इस बार 2 है और ये है 2.71, तो ऑब्वियसली 2 को इग्नोर करेंगे और e की पावर x को ले लेंगे। क्लियर है या नहीं? तो बस कुछ ऐसे हम चीजों को इग्नोर कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग देयर रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, हमें आई थिंक समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसका यूज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसे नोट करें। ओके, सो गाइज ये देखते हैं। ठीक है, ये कुछ अप्रोक्सीमेशन या इग्नोरेंस ऑफ टर्म्स हैं जिसे हमें इग्नोर करना है, एक टर्म को इग्नोर करना है, एक को लेना है, तो कैसे करते हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, जैसे इसमें बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि x टेंडिंग टू 5000। अच्छा, ये सभी क्वेश्चंस हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसी के लिए बात हो रही है। तो भाई x की पावर 50,000 और 1.00001 की पावर x, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वही ऊपर रहेगा, ध्यान रखें, और वही डोमिनेटिंग होगा, चाहे यहां पे आप कितनी पावर लगा दो। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं इससे। ठीक है, तो आंसर आएगा 1.00001 की पावर x। क्लियर? सिमिलरली यहां पे बताइए, यहां पे क्या करें, व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये वाली जो टर्म है एक्सपोनेंशियल तो है, अभी सोचने की बात है, थोड़ा ध्यान से देखना। 0.3, लेकिन कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में है। अब जितना 3 की पावर x जितना बड़ा होता है ना, और 0.3 की पावर x उतना ही छोटा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, लाइक यहां पे तो समझे, मैं कह रहा हूं 2 की पावर x तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन 0.2 कहूं अगर, या 0.5 कह दूं मैं, तो 0.5 की पावर x का मतलब अच्छे से समझें कि इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर x, इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x। ठीक है, अब 2 की पावर x बहुत बड़ा है तो ये नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इन दिस केस एक्सपोनेंशियल जरूर है, लेकिन ये वाली टर्म देखने योग्य है कि भाई 0.3 है, 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में तो टर्म बहुत छोटी हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तो इन दिस केस x की पावर 100, क्या, x टू द पावर 100 डोमिनेटिंग टर्म होगी। ओके, तुम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो, x की पावर 100 का ग्राफ ऐसे जाएगा और 0.3 की पावर x का ग्राफ इधर से ऐसे आएगा, और x एक्सिस पे क्या बनाएगा, एसिम्पटोट। x एक्सिस क्या बनेगी उसकी, एसिम्पटोट, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नीचे होगा। तो किसे, x टू द पावर 100 को आप लेंगे और दूसरे को इग्नोर करेंगे। अब ln x प्लस x, तो ऑब्वियसली ln x तो y इक्वल टू x लाइन से नीचे ही होता है ना, ये y इक्वल टू x है, यहां बनता है ln x, तो ये तो इधर जा रहा है, ln x ऐसे जा रहा है, तो बहुत अंतर है, x डोमिनेट करेगा। x की पावर -3, तो ln x तो ऐसे जाता है, x की पावर -3 इज लाइक 1/x³, 1/x³ ऐसे। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर बात करूं, ये तो टेंडिंग टू 0 है, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात करूं तो ये क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, ये तो टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा, ln x। इसमें ln x की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और x की पावर सिर्फ 50 है,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x की पावर 50 ऐसे जाएगा और ln x को बढ़ा दो वो बात अलग है, लेकिन ये जाएगा ऐसे ही और उसके नीचे से ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। x की पावर 50 डोमिनेट करेगा। ग्राफिकली सोचेंगे तो बहुत इजीली समझ पाओगे, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ln x तो सबसे नीचे ही रखो उसको। हाँ, ये इग्नोर करो। x की पावर 5, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिए गए हैं तो x की पावर 5 और ln x का तो कुछ पूछना बनता ही नहीं है, इन्हें तो गायब भी कर दो। अब बात रही e की पावर x या 2 की पावर 2x। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 2x इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो e की पावर x है उसमें ये यहां पे क्या लिखा हुआ है e, और e का मतलब है 2.71, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देख लो, 2 की पावर 2x को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 एंड x। ठीक है, और ये कितना है 4 टू द पावर x, तो ऑब्वियसली ये है 2.71 और ये है 4, तो कौन आएगा 4 टू द पावर x या 2 टू द पावर 2x, यहां पे डोमिनेटिंग टर्म बनेगी। ओके, नेक्स्ट भाई, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इन्हें तो आप देखो ही मत। एक्स क्यूब देखो, ये तो सबसे पहले गायब होगा, उसके बाद ये, फिर देख लेते हैं। फिर है, देखो यहां पे देख लो, e(x+1) एंड है 3x, तो e(x+1) को क्या लिख सकता हूं e इंटू e(x), और ये है 3x, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा, ये तो 2.71 ही है ना, उसमें 2.71 की पावर x इंटू 2.71 लिखा हुआ है, और ये है 3 की पावर x, तो ऑब्वियसली 3 की पावर x। ध्यान रखें, ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, उससे कोई अंतर नहीं आता इतना, लेकिन ये जो इसमें अंतर आ रहा है ना, ये 2.71 है और ये 3 है, तो ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो कौन 3 की पावर x। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इनको बिल्कुल ध्यान से समझें। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो ग्राफिकली सोच के देखें, ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं, हर एक का ग्राफ आप सोच सकते हो। ठीक है, पावर सोच लेना, अगर ln x का पता है कि ln x की पावर अगर इतनी बढ़ेगी तो होगा क्या, ग्राफ का बिहेवियर तो ऐसा सही रहेगा ना, बस चीजें थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा देना शुरू कर देगा, तो पहले यहां पे था अब यहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन इट डजंट मीन कि x की पावर 50 को भी क्रॉस कर देगा, x की पावर 50 तो ऐसे जाता है यार, क्लियर, कैसे, ऐसे, राइट। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देते हुए टर्म्स को इग्नोर करना है। अब इसका यूज क्या है, तो बिल्कुल अब हम यूज देखने जा रहे हैं, जल्दी से पॉज करें एंड नोट करें। ओके ओके ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने, जिसमें टर्म्स जो हमने इग्नोर करना अभी सीखा है टर्म्स को, उससे काफी हेल्प हो जाएगी, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, x is tending to infinity, let me write it again, x is tending to what, infinity, x to the power n 2 की पावर x। अगर मैं इसमें बात करूं, इस क्वेश्चन में बात करूं, तो ध्यान से देखना, जब रेशियो में दो चीजें होती हैं, अभी तो हमने सम एंड डिफरेंस में देखा है ना, वहां पे जहां पे सम में देखा है वहां पे डिफरेंस में भी वही चीजें होती हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं रेशियो में भी। ठीक है, अगर रेशियो में हो तो आप 0 तो लिख नहीं सकते, अभी तो हमने क्या कर रहे थे, सम में क्या करते थे, एक को ले लेते थे, दूसरे को 0 रख देते थे, इसका मतलब यही तो होता है, एक को ना लेना मतलब उसकी जगह 0 लेना। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा ही 0 रख सकते हैं, तो यहां पे क्या रखेंगे, द बेटर वे इज, भाई अगर 0 भी लोगे ना तो भी कुछ गड़बड़ नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो बेटर नहीं है, उससे बढ़िया है, देखो कैसे, इसमें से कौन इग्नोर होगा, x की पावर n, और 2 की पावर x डोमिनेटिंग होगा, ये डोमिनेट करेगा, बात सही है या नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, x की पावर n को ना 1 रख दो, ऐसी टर्म्स को क्या रख देना चाहिए, 1। ठीक है, जिन्हें इग्नोर करना है ना रेशियो में, उनमें ऐसी टर्म्स को जिन्हें इग्नोर करना है उन्हें क्या पुट कर दो आप, 1, बेटर है। तो 1/2 की पावर x, इन दोनों में किसको इग्नोर कर सकता था, ऊपर वाले को, तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले को क्या लिख दिया, 1। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और 1/∞ किधर की ओर जाएगा, 0 की ओर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। बात समझे, ओके।
नेक्स्ट भाई लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो बात करो इसमें, तो इसमें किसे इग्नोर कर सकते हो आप? ऊपर वाले को। अगेन बताया ना y इक्वल टू एक्स, तो ये ln x तो बहुत नीचे से जाता है, अब पावर कितनी बढ़ा लो आप, समझ रहे हो, y इक्वल टू एक्स को क्रॉस नहीं कर सकता, उससे नीचे ही रहेगा हमेशा। ओके तो ये इग्नोर होगा, ये एज इट इज रहेगा, इसकी जगह 1 और ये एज इट इज, और व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, दैट इज 0 आंसर। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आ जाओ, ये अजीब सा एक्सप्रेशन दिया है, अब क्या करें भाई? तो देखो ln x सबसे नीचे, उसके ऊपर आता है हाँ x की पावर 50, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल तो सबसे ही ऊपर होते हैं, तो अब एक्सपोनेंशियल में से भी कौन सा लेना है, दैट मैटर्स। तो यू कैन सी ये क्या लिखा है, ठीक है। तो इस वाले में देखो ऐसा 2 की पावर 2x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 4 की पावर x। 2 की पावर 3 को अलग कर लिया तो 8 बन गया, और 2 की पावर 2x को अभी लिख के बताया था 4x लिख लिया। ओके और दूसरा हमें क्या दिया गया है 3x। 3x तो 3x में ही रहेगा। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करूं किसे इग्नोर कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली नीचे वाला इग्नोर होगा और ऊपर वाला डोमिनेट करेगा। डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, ऊपर वाली है, तो 8.4x। तो एक्चुअल में न्यूमिनेटर में सिर्फ कौन बचा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 8 इंटू 4x, कौन बचा 8 इंटू 4x, बाकी सबको क्या पुट कर दिया 0। मैंने क्या बताया कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप कंपेयर करें कि कौन ज्यादा तेज चेंज हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, जो भी ज्यादा तेज चेंज हो, मतलब जो कम स्पीड से कम तेजी से चेंज हो रहा है, उसको 1 पुट कर देना है। लेकिन जब समीशन में हम इसी तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक टर्म लिखिए, दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी, इसमें आपको 3 टर्म्स को आपने इग्नोर किया तो उन्हें क्या पुट कर देंगे हम 0, बाकी जो बचा उसको एज इट इज रहने देंगे, राइट। तो मैंने क्या किया ऊपर 8 इंटू 4x, क्लियर। नेक्स्ट कहां पे है हम, यहां पर, राइट। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा कौन है जो एकदम से इग्नोर होने को तैयार है, x टू द पावर 5000, ये तो सबसे तो नीचे रहने वाला है, बाकी सब तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, सही है या नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अब इनको भी देख लेते हैं एक बार। यहां पे भाई एक तो है पाई एक्स, ठीक है, एक है e की पावर x, एक है 4x माइनस 1, जिसको मैं लिख सकता हूं 4x इंटू 1/4, ठीक है, ये 3 है, ठीक। तो यहां पे पाई इज लाइक 3.14 की पावर x, ये है 2.71, तो ऑब्वियसली इन दोनों में बात करूं तो पाई x डोमिनेट करेगा, e की पावर x गायब हो जाएगा। तो अब e की पावर x से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अब है पाई x 3.14 की पावर x एंड 1/4 इंटू 4 टू द पावर x, क्लियर। ओके ये देखते हैं, ये 3.14 है, ये है 4, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा डोमिनेट करेगा, ये गायब हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे यार यहाँ 1/4 भी तो है, नहीं असर पड़ता, जो प्रोडक्ट में कोई नंबर होगा ना उसका इतना असर नहीं पड़ता है जितना इस नंबर के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं। ओके तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़ा होगा, ठीक। तो नीचे कौन आएगा, ओवरऑल नीचे कौन आएगा, ये तो गायब हो ही गया था सबसे पहले, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये तो सबसे पहले हट जाता है। फिर कौन गया e की पावर x, फिर पाई की पावर x, फाइनली कौन बचा 4 की पावर x माइनस 1, दैट इज 1/4 4 की पावर x, कट ही जाएगा और आंसर 32 आ जाएगा, क्लियर। ओके ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अभी हम देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो ध्यान से, ये भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, लॉग है, x है, तो किसको हमें इग्नोर करना है किसको नहीं।
तो उसके लिए तुम क्या करो, एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा, और उसके बाद मैच करना, ठीक है। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार देखते हैं, चलो इसको फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे तो अलग ही दिख रहा है ये। फॉर, देखो जल्दी, log 2 बेस में 2 है और यहाँ पे x क्यूब है या नहीं, क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 log 2 x क्यूब, और ये 2 को भी ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो 2 log 2 x 6। आई थिंक ये स्टेप मुझे बताने नहीं चाहिए, लॉगरिथम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। 4 को 2 इंटू 2 जाएगा पावर में, अब ये दोनों सेम है, तो फाइनली व्हाट वी हैव इज x की पावर 6। तो ये चाहे कुछ भी लिखा हो, ये कई बार लगेगा कुछ को कि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये तो x की पावर 6 है, ठीक है। सिंप्लीफाई भी करना होता है चीजें, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 7, इधर लिख लेते हैं, चलो। नेक्स्ट है x की पावर 7, और कौन है, ln x की पावर 1/3। मैंने कहा कि भाई लॉग होता है ना जो, वो तो सबसे नीचे रहता है, इसे तो इग्नोर कर दो एकदम। अब कौन बचा, x की पावर 7 और x की पावर 6, और x टेंडिंग टू कहां पे बात हो रही है, इनफाइनाइट पे। भाई मैं ये कह रहा हूं, जो ये 3 टर्म लिखी हैं, ये तो x की पावर कितना है 6, ये क्या है x की पावर 7, और ये है ln x की पावर 13। ये तो गायब हो गया सबसे पहले, ये सबसे नीचे होता है, इसे तो इग्नोर कर दिया। अब बचे ये दोनों, ये है x की पावर 6, ये है x की पावर 7, तो ऑब्वियसली x की पावर 7 डोमिनेटिंग होगा, और इन तीनों से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा x टू द पावर 7। क्लियर, ओके। तो ये तो रहा फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड। सेकंड क्या, ये तो न्यूमरेटर की बात थी, अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में x क्यूब और x की पावर 7 एंड ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x क्यूब कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 7 कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या लिख सकता हूं, 7 क्यूब अपॉन 7 की पावर x, नीचे है। When x is tending to infinity, this number will tends to what, 0। बात सही है या नहीं, ये तो किधर की ओर जाएगा, 0 की ओर, जबकि ये भी इंफिनिटी की ओर, ये भी इंफिनिटी की ओर, तो ऐसो को तो इग्नोर कर दो एकदम। और 0.8 की पावर x, भाई 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक 7 की पावर x, या 0.8 की पावर x, बोथ आर सेम टाइप। व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी किधर की ओर जाएगा, 0 की ओर। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अगर 8 की पावर x होता तो बात अलग थी, लेकिन अभी नंबर जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0। मैंने बताया ना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी में अगर, सॉरी, हाँ, समथिंग टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी, समथिंग टू द पावर इंफिनिटी, समथिंग टू द पावर इंफिनिटी में जो ये समथिंग है ना, अगर वो 1 से छोटा हुआ तो आंसर 0 होता है, 1 से बड़ा होगा तो इनफाइनाइट, और 1 होगा तो 1। तो 0.8 1 से छोटा है, तो टेंडिंग टू क्या होगा, 0। ये टेंडिंग टू क्या होगा, इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट टेंड्स टू व्हाट, 0। बात समझ आई। तो ये भी 0, ये भी 0, तो अभी तो जो दौड़ चल रही है वो किसके बीच में है, इन दोनों के। इन दोनों से जब पूछा जाएगा तो वो कौन डोमिनेटिंग होगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 7, जिसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर ने क्या बोला, 5 इंटू एक्स टू द पावर 7। फाइनली अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ऊपर क्या लिख दिया मैंने, x टू द पावर 7, नीचे लिख दिया 5x टू द पावर 7। क्लियर, एंड देन आंसर इज 5। ये तो कट जाएगा। तो देखो ये इतना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिखने वाला बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया है, बहुत इजी फॉर्म में। तो ये तो बात रही इसकी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको देखें क्या कहना चाह रहा है। 1.5 टू द पावर n, ठीक है, और फिर दिया है 1 प्लस 0.0001 टू द पावर 10,000। यू कैन सी व्हाट, 1 प्लस समथिंग जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो,
1.5 टू द पावर n, क्लियर। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 0.0001 की पावर 10000, ठीक। तो यू कैन सी इट इज लाइक 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 0। क्या होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 0। क्या होता है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है ना, और आंसर क्या आता है e। जब ये नंबर यहां पे लिखा हो, मतलब 1 प्लस एक्स है ये, और यहां पे क्या लिखा है 1 बाई एक्स। भाई 1 बाई एक्स अगर करूंगा तो 10,000 आ जाएगा या नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर को और छोटा कर दूं तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये उधर की ओर ही बढ़ रहा है, सही है। तो जब ये नंबर बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है और दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो जब x टेंडिंग टू 0 होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा, इससे भी ज्यादा छोटा, तब हम बोलते हैं e। लेकिन अभी ये e नहीं है, लेकिन हाँ e के आसपास होगा, ये कंफर्म है। e तो नहीं है लेकिन e के आसपास होगा। बात सही है या नहीं। मैं कह रहा हूं जब 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 को बोल देते हैं हम e, क्योंकि ये x ना बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो ऑब्वियसली 1 बाई एक्स की बात करूंगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन ये और ये दोनों सेम टाइप के होते हैं। और यहां पे भी यू कैन सी ये और ये दोनों सेम टाइप के हैं, सही है, ठीक है। तो अब इसका आंसर ई नहीं होगा, वो बात ठीक है, लेकिन ई के आसपास ही होगा। और ई के अगर आसपास है तो ये लगा हुआ है GIF, नीचे लिखा हुआ है क्या, ये ब्रैकेट है ना, ये क्या लिखा हुआ है GIF। तो ऑब्वियसली GIF ऑफ ई कितना होगा 2। ई कितना होता है 2.71। मान लेते हैं ये ई नहीं है, लेकिन है तो ई के आसपास ना, है तो 2 पॉइंट समथिंग ही ना। तो 2 पॉइंट समथिंग की का GIF क्या होगा, जो कि GIF ऑफ E होगा, एंड दैट इज 2। तो ऑब्वियसली जो ये लिखा है ना अंदर वो क्या है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इधर लिखा है 1.5 टू द पावर n, प्लस इधर लिखा है देखो इस GIF, ये जो GIF है ना, इसकी पावर में भी n है, तो हमारा कितना आया 2 की पावर n। ओवरऑल पावर कितनी है 1 बाई n, ओवरऑल पावर जो भी है वो है 1 बाई n। तो अब यहां पे ध्यान से देखना, इन दोनों में से बताओ किसे इग्नोर करूं। 2 डोमिनेटिंग होगा, ये इग्नोर होगा, 2 की पावर n, नीचे क्या है 1 बाई n, n से n कटेगा, आंसर क्या आएगा 2, n से n जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। इजी, वेरी इजी। मेरे ख्याल से समझ आया होगा कैसे टर्म्स को इग्नोर किया जाता है, कैसे नहीं। ओके, तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली करवा देती है। ओके, तो अगर चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए ना तो हार्ड नहीं लगती हैं। आई थिंक कि लिमिट्स आप लोगों को हार्ड नहीं लग रही होगी, ठीक है, लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एक एक टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट को इजी वे में कन्वे करने की कोशिश की गई है। ओके, जो तुम्हें खुद फील आएगी कि वाकई ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं। और यू कैन सी कि IIT के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट से चुटकियों में हो जाते हैं। क्लियर? तो ओके, जल्दी से इन्हें नोट करें। ओके, समझ आया? ठीक है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी विद मल्टी वेरिएबल। ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं विद मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल मतलब देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है, cos x टू द पावर 2n, x भी है और n भी है, ये x है और वो कितना है n है, राइट। तो दो वेरिएबल्स हैं वेयर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू 0।
तो दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करते हुए हमें आंसर देना है। क्लियर? ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, तो ध्यान से देखो, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज टेंडिंग टू 0। तो अगर x टेंडिंग टू 0 होगा, तो अगर मैं cos की बात करूं तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos x की पावर 2n, ठीक है, और x टेंडिंग टू 0। तो ये जो अंदर है ना, ये cos x, इसकी वैल्यू क्या होगी व्हेन x इज टेंडिंग टू 0? यस, यू कैन से कि हाँ 1 होगी। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की वैल्यू कितनी होगी? 1। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो x इज नॉट एग्जैक्टली 0, x इज टेंडिंग टू 0। तो अगर x टेंडिंग टू 0 होगा तो cos x जो होगा, ठीक है, cos x जो होगा वो 1 से हल्का सा छोटा होगा क्या नहीं? तो cos x जो होगा वो 1 से हल्का सा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि x को 0 डालोगे तब 1 मिलता है, टेंडिंग टू 0 में हल्का सा छोटा होगा, राइट। और हल्का सा छोटा, 1 से हल्के से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी क्या होती है? 0। बोला गया है, काफी टाइम समझाई गई है ये बात, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो cos x है एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये 1 से हल्का सा छोटा है, ठीक है। तो 1 से अगर ये हल्का सा छोटा है, उसकी पावर इनफाइनाइट, हमारा आंसर क्या देगा? 0। सही बात है, 0, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लो जल्दी। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर m, ठीक है। तो अब इस केस में क्या सीन है, देखो, x इज टेंडिंग टू क्या? 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि x अगर टेंडिंग टू 0 है तो x कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट। पॉजिटिव तो होगा ही और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 1 प्लस समथिंग की पावर इनफाइनाइट। तो ये जो अंदर लिखी हुई है क्वांटिटी, ये एक्चुअल में 1 से क्या है? बड़ी, और उसकी पावर इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि e क्यों नहीं है, तो वो तब होता है जब सेम वेरिएबल हो और क्या हो? 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स टाइप, तब जाता है e। लेकिन यहां तो वेरिएबल ही अलग है, तो ये तो लाइक जो हमने पहले पढ़ा था कि 1 से बड़ा नंबर की पावर इंफिनिटी क्या होती है? इंफिनिटी। क्लियर? ओके। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड x, अच्छा इसमें इस बार देखो अलग चीज हुई है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब समझे, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 cos x की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब तुम कहोगे एग्जैक्टली 1 तो नहीं होती, तो दोनों में चेंज है, थोड़ा सा मतलब अंतर है दोनों में। ध्यान से देखें, लिमिट हमेशा वैल्यू क्या कैसी देती है? अगर मैं सिर्फ इतने क्वेश्चन को पूछूं आपको, तो आंसर क्या करेंगे आप? अप्रोक्सीमेटली 1 या एग्जैक्टली 1? एग्जैक्टली 1। पहले लिमिट बाहर थी तब हम बिहेवियर चेक कर रहे थे, लेकिन इस बार पूरी लिमिट का आंसर लिखना है पहले मुझे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x, आंसर इज 1, एग्जैक्टली 1, ठीक है। एंड 1 की पावर इंफिनिटी इज 1, ये एग्जैक्ट 1 है, 1। लिमिट हमेशा एग्जैक्ट आंसर देती है। तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों डिफरेंट हैं, उसमें 0 आया है और इसमें 1 आया है। बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट है ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखो ध्यान से। ये क्या है? n टेंडिंग टू इंफिनिटी और x टेंडिंग टू 0, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा, ये मैं हटा रहा हूं इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखना, x तो टेंडिंग टू 0 है, तो ये वैल्यू किधर की ओर जाएगी? 0 की ओर। जो 10 पाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या है ये? 10 पाई एक्स स्क्वायर, और x इज टेंडिंग टू 0, तो ये किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर। इसकी मैं बात करूं तो ये 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0 भी हो सकता है,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 माइनस 0 और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 प्लस 0। ठीक है ना, x पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे x इज टेंडिंग टू 0 लिखा है, ना कि 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव। क्लियर? ओके। अच्छा, साइन x 0, तो ये 0, ये भी टर्म तो पूरी 0 ही हो जाएगी, तो 0 इंटू 0। अब यहाँ पे 0 प्लस 1, सॉरी हाँ 0 प्लस 1। अब ये क्या है, 0 प्लस 1 की पावर इन्फिनिटी भी है फिर, और यहाँ पे भी 1 प्लस या माइनस जो भी है उसकी पावर इन्फिनिटी भी है। तो सोच समझ के काम करना है। ऐसा हो सकता है कि x पॉजिटिव हो तो 1 प्लस समथिंग की पावर इन्फिनिटी होता है, और ये कितना है 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। बात समझ आई? ये क्या 0 और ये 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 इटसेल्फ एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये 0 और ये 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो अजीब है, कुछ तो अजीब है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बन रही हैं, तो कैसे करें वो ध्यान से देखने की जरूरत है। बिकॉज वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर, ये वाली कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, कैसे देखो ये डिपेंड करेगा, ये चीज थोड़ी सी डिपेंड करेगी कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हुई तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस समथिंग की पावर इन्फिनिटी, वो तो 0 होता है। अगर राइट हैंड लिमिट हुई तो ये बनेगा 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, वो क्या होता है इन्फिनिटी। तो दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो मैं कैसे वर्क करूंगा, मैं कहूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कौन सी, x की। ठीक है, तो देखिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, लेट्स से ये है 10 पाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर n इंटू साइन x अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर n। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखने की जरूरत है। क्लियर? वो कैसे, देखो, अगर मैं 0 डालूंगा तो यहां पे क्या बनेगा, 0 1 प्लस 1 माइनस 0 है, एक्चुअली 0 नेगेटिव है ना, तो x नेगेटिव क्वांटिटी है, तो 1 माइनस समथिंग की पावर इन्फिनिटी, दैट इज 0, और ये भी 0 और ये भी 0 और ये 1 माइनस समथिंग की पावर इन्फिनिटी, दैट इज 0। तो पूरा 0 की पावर 0 फॉर्म बन रहा है, इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा। सॉरी, 0 की पावर 0 नहीं, 0 बाय 0 बन रही है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करें। ओके, तो लेट मी थिंक अबाउट दिस, एंड दैट इज जीरो हो जाएगा, और ये जो भी होगा ओके ओके, ये तो इन्फिनिटी हो गया। तो ये फाइनली तुम ऐसा कह सकते हो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली लिमिट में हटा सकता हूं। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली लिमिट में ऐसे हटा सकता हूं, कह सकता हूं 0 x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब होगा ना, और 0 क्या है, x क्या है 0 नेगेटिव, तो ये ओवरऑल जो ये क्वांटिटी है ये किधर की ओर है, 1 से छोटी है, उसकी पावर इन्फिनिटी तो 0 होगा पक्का, तो ये एज इट इज यहां पे। ठीक है, ये तो 0 हो गया जैसे मैंने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली लिमिट को हटाया। ठीक है, ओके, अब ये भी 0, ये 0, ये 0, तो नीचे क्या बचा, x स्क्वायर। बात क्लियर है? ओके, अब 10 के आर्ग्यूमेंट में क्या है, 0, यहां पे भी 0, तो पाई से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर कितना आया, 1। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज पाई, पाई हमारा आंसर आ गया। दोबारा से जल्दी से बताता हूं,
कि देखो ऐसा दिया हुआ था, मैंने कहा यार n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली लिमिट को मैं हटा रहा हूं बाय ऑब्जर्विंग द वैल्यू ऑफ x, और x कैसा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, 0 के पास में ही है लेकिन नेगेटिव साइड में, तो ये क्वांटिटी 1 से थोड़ी छोटी हो जाएगी, उसकी पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, वो इसको भी 0 बना देगा पूरे को, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 1 से छोटा है, उसकी पावर इन्फिनिटी 0। तो फाइनली क्या बचा, 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, पाई से पाई ये हो गया 1 और ये आ गया पाई। ये कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट थी, और अब मैं करने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट के बारे में बात। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी n तो रहेगा ना यहाँ पे, वो तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n। अब देखो x क्या है, 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट है ना, तो 0 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखेंगे ये क्वांटिटी कैसे बन रही है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये अब नंबर 1 से बड़ा है, उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और दोनों की डिग्री सेम। तो न्यूमिनेटर में से इसको कॉमन ले रहा हूं, देखना, टेन पाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ये कट गया, ठीक है, ये तो कट हो जाएगा। अब बचा क्या, n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल दो, ये क्या बन जाएगा, n क्या कर देंगे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ये क्या बनेगा, 0 श्योर, ये भी बनेगा 0 फॉर श्योर, सही है। और ओवरऑल क्या बचा, यहां पे लिख देता हूं, ओवरऑल बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइन x डिवाइडेड बाय 1, नीचे 1 ऊपर साइन x, और फिर इसको भी सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आ गया, 0, आंसर क्या आ गया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई पाई, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, तो दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, आपको पहले ही मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि 0 नेगेटिव निकालो, तो आंसर क्या आएगा, पाई, या 0 पॉजिटिव निकाल के बताओ, तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर मेंशन नहीं किया है तो आंसर क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आई। तो मल्टी वेरिएबल को ऐसे ट्रीट किया जाता है, दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए इन एग्जांपल्स से, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ओके। तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनाएं, और आपको जो शीट्स हैं उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो इसी टाइप से ट्रीट करें, दिमाग लगाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा अच्छे से, ओके। विदाउट प्रैक्टिसिंग आप सोचें कि मैं 100% ग्रैब कर लूं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सबसे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अपनी जो शीट्स दी गई हैं उनको सॉल्व करके देखें, और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको वहाँ पे यूज़ करें, तभी कुछ इंटरेस्ट आ पाएगा सब्जेक्ट में और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगी, ओके ओके। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है, कीजिए। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो है लिमिट एज सम ऑफ सीरीज, ठीक है, ठीक है। तो लिमिट एज सम ऑफ सीरीज, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। होगा क्या, लिमिट के क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी जाएगी, ठीक। अब उस सीरीज को कैसे टैकल किया जा सकता है वो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कभी भी हमें सीरीज दिखती है तो एक चीज मैंने आपको पहले भी बोली हुई है कि क्या करना होता है, जनरल टर्म लिखनी होती है सीरीज की। बात सही है या नहीं, या तो क्वेश्चन में जनरल टर्म ही दे दी जाएगी या एक सीरीज दे दी जाएगी,
अगर सीरीज दी जाती है तो आप उसकी जनरल टर्म लिखें एंड उसको सिग्मा की फॉर्म में लिखें। क्लियर? तो सीरीज को किस फॉर्म में लिखना है आपको? सिग्मा की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला काम यही होना चाहिए। और फिर उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, जो जनरल टर्म है वो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। लिमिट एज सम ऑफ सीरीज को यूज करने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो जरूरी है क्वेश्चन को वो चीजें फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे। ओके, तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा कि क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये होना जरूरी है, क्या चीजें हैं जिनका होना क्वेश्चन में जरूरी हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए। क्लियर? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है तो ध्यान से समझेंगे कि मान लेते हैं वी हैव n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, ठीक है, ओके, r, भाई जनरल टर्म r की फॉर्म में होती है या नहीं? तो वही है ये r में लिख देता हूं, लेट से कुछ भी हो सकता है यहां पे, लाइक एक नंबर लेट से a कुछ भी बोल दो, चलो x1 बोल दो, x1 एंड अप टू x2, और चलो उससे भी बेटर कुछ करता हूं, फंक्शन ऑफ n एंड फंक्शन ऑफ n। यहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, तो यहां पे r की जो लोअर लिमिट है वो फंक्शन ऑफ n हो भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो या 1 हो, ऐसा भी हो सकता है, एंड फंक्शन ऑफ n हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई एक कांस्टेंट हो, ये भी हो सकता है, ये साई n, ये भी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ऑफ n हो या कोई एक कांस्टेंट हो, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात बताऊं तो ऊपर वाला जो है फंक्शन वो n का ही एक फंक्शन होगा, n का ही एक फंक्शन होगा। क्लियर? ओके, नीचे वाला जरूरी नहीं है कि n का फंक्शन हो, वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने लिख दिया है इनमें से एक तो n का फंक्शन होगा ही होगा, ये पक्का है, ठीक है। और कौन होगा? वो ऊपर वाला ही होगा। ओके, क्योंकि हम कैसे करते हैं कि भाई r 0 से स्टार्ट होके कहां पे चला गया? n तक, ठीक है। लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है कि भाई r ना n से स्टार्ट हुआ है और कहां तक चला गया? 2n तक, तो नीचे वाला भी n का फंक्शन हो सकता है, ठीक है, नीचे वाला भी n का फंक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए मैंने जनरल लिख दिया है बिल्कुल कि फाई और साई फंक्शन ऑफ n, ठीक है। तो ऊपर वाला को तो होना ही होना है, नीचे वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। अब सिग्मा तो जो भी है, ठीक है, अंदर का जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन अंदर बना होगा वो किस टाइप का होना चाहिए? वो होना चाहिए r/n की टर्म्स में। जैसे अगर मैं बोलता हूं fx एक फंक्शन है, तो fx के अंदर जो भी आप देखोगे या तो x मिलेगा या कुछ कांस्टेंट मिलेंगे, उसके अलावा y तो नहीं मिलने वाला है। बात समझ आप पा रहे हो? फंक्शन तो उसे ही बोलते हैं, ओनली फंक्शन ऑफ x। तो दैट मीन्स f इज द, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये, इट इज द फंक्शन ऑफ r/n, ठीक है। f इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? r/n। तो मतलब जो भी ये एक्सप्रेशन को फॉलो करता है ये फंक्शन, उसमें जो भी टर्म्स होंगी वो किसकी फॉर्म में होंगी? r/n की फॉर्म में होंगी। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता है, जब सीरीज दी जाती है आपको, उसकी जो टर्म्स होती हैं वो r/n की फॉर्म में नहीं होती, लेकिन हमें बनानी पड़ती है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, एंड एक और चीज होनी चाहिए, एक n भी आपके पास होना चाहिए, एक n भी होना चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो 1/n सिग्मा होना चाहिए जिसपे लिमिट लगी हुई हो, और जो अंदर फंक्शन होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए? r/n की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तभी हम ये कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएंगे। अभी ध्यान से देखना भाई, जो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले तो ये समझो हम क्या करेंगे, इस सिग्मा को ना इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। इफ यू कैन सी के भाई जो सिग्मा होता है ना वो क्या करता है? टर्म्स को ऐड करता रहता है, ठीक है। टर्म्स को क्या करता है? ऐड करता है। इंटीग्रेशन का क्या काम है?
इंटीग्रेशन भी तो ऐड ही करता है या नहीं? इंटीग्रेशन भी क्या करता है? ऐड करता है। क्लियर? बिल्कुल। तो दोनों का काम सेम है। तो बिल्कुल व्हेन n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये टर्म बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है r/n टाइप। ठीक है, तब मैं इसको किस में चेंज कर लेता हूं? इंटीग्रेशन में चेंज कर लेता हूं। कैसे, वो अब देखने जा रहे हैं हम। तो मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी ऐसी कुछ मिले आपको, ऐसा कुछ मिले, तो ध्यान दें 1/n चेंज होता है dx में। 1/n, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1/n कितना होगा? 0। बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? तो बहुत छोटा कौन होता है इंटीग्रेशन में? dx। सही है या नहीं? बिल्कुल। सिग्मा किस में चेंज होगा? इंटीग्रेशन में। दोनों का काम सेम है। ठीक है, ओके। नाउ ऐसे देख लो, ये पूरी टर्म कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी, a b fx dx। ठीक है, ये पूरी टर्म किस में चेंज हो जाएगी? a to b fx dx, राइट। और उसी को मैं बता रहा हूं, ये जो इंटीग्रेशन साइन है वो कहां से आया? सिग्मा से। dx कहां से आया? 1/n से। और अब x कहां से आया? r/n से। r/n को किससे रिप्लेस करूंगा? x से। किससे? x। r/n जो है उसे रिप्लेस किया जाएगा किससे? x से। ये तो वेरिएबल है, r चेंज हो रहा है ना यहां से यहां तक, तो यहां पे x चेंज हो रहा है a से b तक। ओके, अच्छा अब a किसके इक्वल है? a कौन है? पहले तो ये लिख लो, a जो है वो है अपनी लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कैसे निकलेगी? बहुत इजी है भाई, ये जो लिमिट होती है ना a to b, ये किसकी लिमिट होती है? x की। इंटीग्रेशन में अगर बात करूं तो a to b कौन वेरी कर रहा है? x ना। और x है कौन? r/n। तो r/n के जरिए निकलेगा या नहीं? बिल्कुल। ध्यान दे, लोअर लिमिट की बात कर रहा हूं तो r की आप लोअर लिमिट लेंगे, और a किसकी लिमिट है? x की। तो x किसके इक्वल है? r/n के। दोबारा से सुनते हैं। देखो, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करनी है, मतलब x की लोअर लिमिट फाइंड करनी है कि x कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे खत्म होगा। और x है कौन? r/n। अब n तो भाई इनफाइनाइट हो रहा है, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है वो, जो कि बहुत बड़ा है। वेरिएबल कौन है? r। सही है, और r की लोअर लिमिट है ये और अपर लिमिट है ये। तो बिल्कुल यहां पे ध्यान देना, मैं कह रहा हूं भाई n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू क्या? इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ r का यूज करो बाई n। ये कहां से आया? ये r/n से आया है। कहां से आया है? r/n। ठीक है ना, a लोअर लिमिट है x की, और x कौन है? r/n। तो r/n पे लगाऊंगा मैं। क्या निकालना है r/n का मुझे? लोअर लिमिट। तो r की लोअर लिमिट मैंने r की जगह पुट कर दी है, दैट इज phi n, फंक्शन ऑफ n। ठीक है, बाय n, वेयर n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। जो भी आंसर आ जाए, लेट्स से इसे सॉल्व करना है बस, इस लिमिट को। क्या आ जाएगा आंसर? a। अब b निकालने जा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? अपर लिमिट। वो कैसे निकलेगी भाई? r की अपर लिमिट पुट करके, r की अपर लिमिट पुट करके, दैट इज phi n/n। आंसर क्या आएगा? b। जो भी आएगा उसे b बोल दिया मैंने। ठीक है, फाइनली इंटीग्रेशन में चेंज हो गया है। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे पहले सिग्मा चाहिए जो कि इंटीग्रेशन में चेंज होगा। 1/n, इसे ध्यान दें, 1/n अगर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन में आप चेंज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सिर्फ ये तो बन जाता है, 1/n नहीं बनता है, और हम ये वाली कॉन्सेप्ट लगानी शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हो जाते हैं बिल्कुल गलत। जैसे कि हमने पढ़ा है सैंडविच थ्योरम में, कुछ क्वेश्चंस देखे हैं,
उसे अगर आप r बाई एन की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करोगे तो फंक्शन बिल्कुल r बाई एन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 बाई एन आपको नहीं मिलने वाला। और अगर 1 बाई एन नहीं मिलेगा तो इंटीग्रेशन में चेंज नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोग ऐसा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के वहां पे रिलेट करेंगे, वो क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे इस कॉन्सेप्ट से करने की, लेकिन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस 1 बाई एन। 1 बाई एन तो प्रेजेंट वहां पे नहीं होगा, तो आप इंटीग्रेशन में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको वहां पे सैंडविच थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, तो मैंने क्या बोला कि 1 बाई एन चाहिए जो dx में चेंज होगा, सिग्मा इंटीग्रेशन में r बाई एन x में, और अपर और लोअर या लोअर अपर लिमिट कहां से निकलेंगी, r की लोअर लिमिट रख दो और लिमिट लगा दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सिमिलरली r बाई एन में r की अपर लिमिट रख दो और लिमिट लगा दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इनको सॉल्व करोगे तो a और b जो भी आएगा वो हो जाएंगी इंटीग्रेशन की लिमिट्स, राइट। अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का रह जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है और अच्छे से बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत इजी एक छोटे से एक्सप्रेशन में हम चेंज कर पाते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो। ओके, मेरे ख्याल से समझ तो सबको आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार रिवर्स जाओ और एक बार और सुनो, आई थिंक समझ आ जाएगा। क्लियर? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइज ये देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है, ओके तो इसको देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, 1 बाई एन है, यस, सिग्मा, यस, कौन सी फॉर्म है, r बाई एन की फॉर्म नहीं है, अभी तक तो नहीं है, तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इन r बाई एन फॉर्म, राइट। तो कैसे, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई एन सिग्मा r इक्वल टू 1 से 2n, यहां तक तो बात सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, n स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मुझे जो n चाहिए ना वो r के नीचे चाहिए, ठीक है। तो n स्क्वायर को कॉमन लिया तो बाहर कौन आया, n, और यहां पे 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर, यहां तक बात सही है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर रहा हूं, देखो ये क्या है r और ये क्या है n, तो मैंने इस n को यहां पे पहुंचा दिया, तो यू कैन सी इट इज द फंक्शन ऑफ r बाई एन, बात सही है। और कुछ तो नहीं बचा है ना, यहां पे भी r बाई एन है और यहां पे भी r बाई एन है। 1 बाई एन ऑलरेडी बाहर दिया गया है और ये हो गया अपना सिग्मा एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक, ओके। अब मैं इसे इंटीग्रेशन में चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन r बाई एन को क्या रख देते हैं, x, बताया था ना, r बाई एन को रिप्लेस करते हैं किससे, x से, 1 बाई एन dx सिग्मा इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, मान लेते हैं a है और b है, क्या मान लिया, a एंड b। अब a क्या है, a को कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, लोअर लिमिट है, तो r बाई एन में r की लोअर लिमिट पुट करो सबसे पहले तो पुट r इक्वल टू व्हाट, 1 in r by n, that is 1 by n, r इक्वल टू 1 in, डायरेक्ट लिख देता हूं थोड़ा सा, 1 by n। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, फाई n by n, और फाई कितना है, फाई n, मैंने कहा था ना कि वो कांस्टेंट भी हो सकता है, तो वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो r की जगह क्या रखा मैंने, 1, और नीचे n, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा, 0। आई बात समझ, ठीक है। अब b पे अगर मैं बात करूं तो पुट r इक्वल टू 2n, भाई अपर लिमिट क्या है r की, 2n, तो पुट r इक्वल टू 2n। तो मैंने क्या किया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r की जगह क्या लिख दिया, 2n, और नीचे तो n है ही, क्या पुट कर दिया, 2n, नीचे कौन है, n, ठीक है। ये कट हो जाएगा n और कितना आएगा, 2, ठीक है, ग्रेट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई लोअर लिमिट आई है 0 एंड अपर लिमिट कितनी आई है, 2, इंटीग्रेशन में लगाओ ना, a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं,
तो 0 से 2 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब जस्ट ये क्वेश्चन रह गया है इंटीग्रेशन का। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा तो वो चलो देख लेते हैं। वैसे अभी हमने पढ़ा तो नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन इतनी कॉन्सेप्ट हमें आती है, हमने फिजिक्स में भी हम थोड़ा बहुत यूज करते हैं एंड थोड़ा मैथ्स में भी हमने पढ़ा ही है, कहीं ना कहीं आइडिया तो लिया है। तो मैंने बताया है कि चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट था उसको हटाने के लिए। अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, 2x dx, 2t dt, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x dx और t dt। अब देखो जो ये टर्म है ना x dx, x इंटू डी एक्स ही तो है ये, इसकी जगह क्या लिख दूंगा t इंटू डी टी। बात सही है या नहीं? और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा टी स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, तो ये और ये कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लेकिन अपर और लोअर लिमिट तो रह गई ना अभी। यहां पे ये अपर और लोअर लिमिट किसकी है एक्स की, लेकिन यहां पे किसकी रखनी पड़ेगी आपको टी की, क्योंकि वेरिएबल कौन है अब टी। तो कैसे, ऐसे देखो x की लोअर लिमिट क्या है 0, तो लोअर लिमिट यहां पुट करो तो t कितना आएगा, t कितना आएगा जब 0 पुट करोगे तो t आएगा 1। पॉजिटिव लेना क्योंकि x पॉजिटिव में चल रहा है, तो t को भी पॉजिटिव में लो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज t इक्वल टू क्या आएगा व्हेन x इज 2, 4n प्लस 1 5 रूट 5, t कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दैट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 ही तो है यहाँ पे, 1 का क्या होगा t, 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया था, एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा गया था, उसे बहुत इजीली हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, समझ आना चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइज हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जनरल टर्म में लिखेंगे, जनरल टर्म की फॉर्म में लिख देंगे, मतलब सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे ओवरऑल। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, भाई सिग्मा मैंने लगा लिया। सिग्मा में मैं क्या देख रहा हूं, ये तो n रहेगा, ये तो चेंज हो ही नहीं रहे, ये n स्क्वायर है, सॉरी ये n है, ये n स्क्वायर है, और ये कितना है r स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? ये n हर एक में n, ये n स्क्वायर हर एक में n स्क्वायर, ये चेंज हो रहा है, इसको मैंने r लिख दिया। और r कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेके n तक। क्लियर है या नहीं? 1 से लेके n तक, क्लियर, बहुत इजी। अब वही काम करते हैं, कौन सी फॉर्म बनाते हैं r बाई n, तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखना बिल्कुल ध्यान से, n स्क्वायर कॉमन लूंगा, 1 प्लस r बाई n का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो एक पावर इसकी चली जाएगी इससे, अब यहां पे कितना बचा n, ये तो चाहिए मुझे, इस n को बाहर ले लो, क्योंकि सिग्मा में जो वेरिएबल है वो r है ना कि n तो कांस्टेंट है उसके लिए, तो n मैंने बाहर ले लिया 1 बाई n, सिग्मा r इक्वल टू n, फाइनली व्हाट वी हैव इज दिस। क्लियर? अब जल्दी से देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, r बाई n को क्या डालते हैं हम x, तो एक्स स्क्वायर, 1 बाई n किस में चेंज होता है dx में। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं, a और b मान लो, तो a की अगर बात करूं तो वो होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r बाई n में रखते हैं ना r की लोवेस्ट वैल्यू, तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ r इज 1 और नीचे n दैट इज 0। b लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपर वैल्यू ऑफ r, अपर वैल्यू ऑफ r इज n और नीचे कौन है n, कट गया, कितना आया 1,
तो ओवरऑल इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, 0 to 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, यू कैन सी tan इनवर्स x का, तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x 0 to 1 पुट कर दो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये कितना π/4, ये 0, तो आंसर इज π/4। देखा कितना इजीली हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी सीरीज को कभी पहले आप जनरल टर्म में लिखें, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट जनरल टर्म में ही दे दिया जाता है, तो उसे आगे बस सॉल्व करना है। सीरीज दी गई है तो जनरल टर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, जल्दी से करें, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ओके, जल्दी करें। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n की पावर 1/n, ठीक है। इसे थोड़ा ऐसे समझो, अच्छा क्वेश्चन है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये जो अंदर है ना 1, ये क्या है 2, 3, 4 और अप टू n, फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, ओके। नीचे क्या लिखा हुआ है, n टू द पावर n, पावर में क्या है 1/n, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, देखना ध्यान से देखना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मैं क्या कर रहा हूं, हर एक टर्म को एक n दे रहा हूं, ऊपर n टर्म्स है, नीचे भी n ही n है। बात सही है क्या, हर एक को n से डिवाइड कर दिया, ओके, हर एक को n से डिवाइड कर दिया, यहां आ गया 1/n। तो अब देखो ध्यान से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई ऑफ r/n, अच्छा ये n नहीं आएगा, पाई ऑफ r/n वेयर r इज 1 से n तक और 1/n, क्लियर, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखना ध्यान से, ये पाई फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है और यहां पे क्या दिया गया है, r/n 1/n, इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया a। अब ये पाई में है, होना किस में चाहिए, सिग्मा में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है जब पाई को सिग्मा में आपको चेंज करना हो तो दोनों ओर लॉग अप्लाई कर दो, मतलब जो भी एक्सप्रेशन चल रहा है उसे एक नाम दे दो a और दोनों ओर लॉग अप्लाई कर दो। तो मैं वही कर रहा हूं, log a इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, log ऑफ ये पूरा r/n की पावर 1/n। log के अंदर ये आर्ग्यूमेंट है, ये पावर कहां आ जाएगी, बाहर, समझ आ रहा है, पावर कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो बिल्कुल मैं दिखाता हूं, पावर को बाहर ले लो जल्दी से, तो log a इक्वल टू 1/n, लिमिट तो चल ही रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और log के अंदर प्रोडक्ट में है सारी टर्म्स, तो मैं लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, वेट 1/n, फिर लिख सकता हूं log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n एंड सो ऑन log n/n। प्रोडक्ट में टर्म्स होती हैं तो उसे हम क्या कर लेते हैं, एडिशन में, ठीक है ना। log के अंदर कैसे प्रोडक्ट में था सब, ये 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n, मैंने क्या कर लिया, समीशन में। अब मैं इसे चेंज कर सकता हूं, log a को लिख सकता हूं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से n log r/n, ठीक है, r/n। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखना ध्यान से, इसे मैं सीधा अभी इंटीग्रेशन में चेंज कर रहा हूं, यहां आएगा log x dx, अपर लिमिट लोअर लिमिट वो n पे डिपेंड, r पे डिपेंड करती है, तो r की चलो a भी मान लो अगेन, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इज 1/n दैट इज 0 एंड लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज n बाई n दैट इज 1। तो फाइनली इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1 log x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log x dx। अब ये कैसे सॉल्व होता है वो मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx हम कैसे बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका तुम्हें नहीं आता है एक्चुअली, इसे बाय पार्ट्स मेथड कहते हैं इंटीग्रेशन में, उसका यूज करना पड़ेगा। तो कोई टेंशन मत लेना, ये तुम्हें नहीं आता है, लेकिन मैं बस आंसर निकालने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो x log x माइनस 1 बाई x 1 dx, x इंटू log x माइनस 1 dx एंड x इंटू log x माइनस x, ये होता है। इसमें 0 से 1, इसमें मैंने क्या पुट कर दिया 0 to 1, क्लियर। तो 1 पुट करो, 1 पुट करो, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस, देखो जल्दी, 1 इंटू log 1 0 माइनस 1 एंड माइनस, अब 0 पुट करूंगा तो यार यहाँ पे दिक्कत है, 0 जब पुट करूंगा log 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे भी मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, देखना ध्यान से। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और x log x माइनस x, क्या x log x माइनस x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी 0, ये आ गया माइनस 1, और इसका क्या करें, इसमें मैं क्या कर रहा हूं देखना ध्यान से, x को कॉमन ले रहा हूं और ये है इन्फिनिटी, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, x को इसे तो 0 डाल दूंगा, इसे तो 0 डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ ये x इंटू log x, तो इसमें मैं लिमिट सॉल्व करूंगा, x इज टेंडिंग टू 0 log x अपॉन 1 बाई x, तुम्हें पता होगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे और देन एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या बनेगा माइनस 1, एल हॉस्पिटल लगाओ, x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कटेगा, ऊपर x जाएगा, x कहाँ पे जाएगा ऊपर, राइट। और जब x ऊपर जाएगा और x क्या है टेंडिंग टू 0, तो 0 पुट कर दो आप, आंसर आ गया क्या 0। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। log x अपॉन 1 अपॉन log x अपॉन 1 बाई एक्स, एल हॉस्पिटल लगाया, दोनों का डिफरेंशिएशन किया, x से x कट किया, x ऊपर आया, अब x टेंडिंग टू 0 पुट किया, तो आंसर क्या आया 0। इसका मतलब व्हेन इसमें x को 0 पुट करोगे तो ये किधर की ओर टेंड करेगा 0 की ओर, तो इसको मैं क्या रख दूंगा 0, और ये किधर की ओर आ रहा था माइनस 1, तो ओवरऑल आंसर इज माइनस 1, क्लियर है। तो थोड़ा सा बहुत जल्दी, थोड़ी सी स्पीड तेज थी मेरी, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से समझा जा सकता है, ऐसा भी कुछ तेज नहीं था। ये इंटीग्रेशन तुम्हें समझ नहीं आएगा, अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है। वैल्यू पुट करने की बात थी तो 1 मैंने पुट किया, ये बना 0 और ये बना माइनस 1, माइनस ऑफ 0 इसमें पुट करूंगा। 0 क्यों नहीं पुट कर सकता, क्योंकि डोमेन में नहीं है, जहां पे पुट कर सकता हूं वहां पे कर दिया और इसको 0 बना दिया, यहां पे नहीं कर सकता था तो लिमिट लगा दी, x इज टेंडिंग टू 0, तो x टेंडिंग टू 0 यहां लगाया, तो कौन सी फॉर्म बनी 0 इंटू इन्फिनिटी, उसको मैं किस में चेंज किया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, तो log x अपॉन 1 बाई एक्स, दोनों को एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व किया, 1 बाई एक्स आया और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, x से x कटा, x आ गया ऊपर, तो माइनस x, लेकिन x इज टेंडिंग टू 0, तो 0, तो ओवरऑल आंसर मेरा कितना बचा माइनस 1, ये तो बन गया 0, ठीक है। तो ऐसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो यही था लिमिट की सारी कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें डिलीवर कर दी हैं। अब हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।